नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। जौनपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से हमला करते नजर आ रहे हैं। मामला बक्सा थाने के कुलनामऊ इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग महिला, उसके पति और बेटे को पीटकर जख्मी कर दिया गया। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। उन्हें हायर सेंटर जौनपुर भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, अब बताइएगा ताजा स्थिति क्या है? देखिए, ताजा स्थिति यह है कि पूरी जौनपुर पुलिस, जैसे ही न्यूज 18 पर यह खबर चली है, जौनपुर पुलिस हरकत में आई है। आनंद फानन में एसपी अजय साहनी के निर्देश पर एसपी देहात त्रिभुवन सिंह ने निर्देश दिया है सख्त थानेदार बक्सा को कि दोनों पक्षों से तहरीर लेकर उससे जो भी उचित कार्रवाई करे। फिलहाल स्थानीय पुलिस को दोनों पक्षों से तहरीर नहीं मिली है, ऐसा स्थानीय पुलिस का कहना है, एसपी देहात का कहना है। ये पूरा जो विवाद था दोनों पक्षों में पड़ेदार हैं और जमीनी विवाद को लेकर, निर्माण को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। जैसे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से फावड़ा और लाठी लेकर एक दूसरे को लोग टूट पड़ जा रहे हैं और इसमें जान भी जा सकती थी। इस तरह के ये खूनी संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल एक बुजुर्ग दंपत्ति और उसका बेटे की हालत जो विशेष गंभीर है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले पर अब जाकर मीडिया में खबर चलने के बाद पैनी नजर रखी हुई है और आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है मामले में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई है। उधर अमेठी में पारिवारिक रंजिश की वजह से एक युवक ने एक बुजुर्ग का पशु बांधने वाला घर गिरा दिया। टीन शेड को रस्सी के सहारे बाइक से बांधकर गिरा दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बुजुर्ग ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला जामो थाना के फूलपुर गांव का है। आरोप है कि दबंग युवक ने पीड़ित के घर पर भी तांडव मचाया है। उधर इटावा में किसान की हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से किसान की हत्या की गई है। बसरेहर के चकबा खुर्द गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। खेत पर सो रहा था ये किसान। पुलिस जो है हर पहलू से जांच कर रही है। क्या ये रंजिशन है, लूटपाट के इरादे से है? आप जानते हैं कि अमूमन गांव में किसान जो है अपने खेत की रखवाली करने के लिए रात को खेतों में ही सो जाया करते हैं और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। खुर्द गाँव थाना बसरेहर में पड़ता है। यहाँ एक सूचना ये प्राप्त हुई कि अनिल बाथम नाम के व्यक्ति, जो कि 45 वर्ष उम्र, खेत की रखवाली कर रहे थे, गला काट के उनकी हत्या कर दी गई है। उनके भाई द्वारा तहरीर दी जा रही, जो भी तहरीर आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डेड बॉडी भेज दी गई है। मौके पर शांति है। खबर आगरा से है। फायरिंग में युवक की मौत हो गई है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई है। दूल्हे के भाई की गोली लगने से मौत हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंदौली थाना इलाके की ये घटना है। तो शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई और इसने एक व्यक्ति की जान ले ली। व्यक्ति कौन? दूल्हे का भाई। हर्ष फायरिंग को लेकर बार बार कहा जाता है इस पर प्रतिबंध है, फिर भी नहीं मानते। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, ये कैसे पूरी घटना घटी, जरा बताइएगा। देखिए जीनत, बारात जो है हाथरस जिले से आई थी। आगरा में ये बारात आई थी और रात के वक्त जो फौजी बताया जा रहा है उसने अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के दौरान ही ये गोली चली है और बगल में खड़े हुआ जो दूल्हा है उसका फुफेरा भाई है, उसकी गोली लग गई और हालांकि जिस टाइम गोली लगी थी वो घायल था। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया और 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो आरोपी है, जिसकी पिस्टल थी, जो फौजी बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पिस्टल को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, बाराती उस लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि रात में कई बार इस फौजी ने अपनी पिस्टल से हर्ष फायरिंग भी की थी। कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है और उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि एक युवक की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। शायद लोग इस घटना के बाद सबक लें और हर्ष फायरिंग से बचें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। यूपी समेत पूरे देश में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार सड़क किनारे पकौड़े बेचने और मजदूरी के लिए मजबूर हैं। देश में ऐसे हालात के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो फिर इस पार्टी की भी कांग्रेस जैसी दुर्दशा होगी। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने जो ट्वीट किया और एक के बाद एक 2-3 ट्वीट उन्होंने किए हैं।
और वो लिखती है कि यूपी समेत पूरे देश में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार सड़क किनारे जो है पकौड़े बेचने और मजदूरी करने को मजबूर है। देश में ऐसे हालात के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर बीजेपी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही चलती रहेगी तो फिर इस पार्टी की दुर्दशा भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी। वैसे अगर आप ध्यान दें तो इन दिनों मायावती काफी एक्टिव नजर आ रही हैं ट्विटर पर भी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करेंगे। आज उनका 47वां जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। उनके जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पूजा पाठ का भी आयोजन किया। कार्यकर्ता पूजा पाठ और हवन कर उनके दीर्घ आयु की कामना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया। समाजवादी रसोई की तरफ से राजधानी के सभी अस्पतालों में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मुफ्त भोजन बांटा जा रहा है। विकास पुरुष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हम लोगों ने अन्नदान महादान उद्घोष के साथ मनाने का निर्णय लिया है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया आज के दिन से अपना भोजन का एक निवाला गरीबों को दान करेंगे और अपने भोजन का एक निवाला गरीबों को देंगे और इसी उद्देश्य के साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है, फोन किया बाकायदा और उन्हें बधाई दी। तो 47वें जन्मदिन की बधाई उन्होंने दी है और आभार भी अखिलेश यादव ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उन्हें फोन किया, बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो अखिलेश यादव ने भी आभार व्यक्त किया है। तो अखिलेश यादव का जन्मदिन है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरह से कहीं पर पेड़ लगाकर, कहीं पर खाना दान करके, कहीं पर गरीबों को दान करके, कहीं पर ब्लड कैंप लगा के आज उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। विकास पुरुष के नाम से वो संबोधित कर रहे हैं अखिलेश यादव को। और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है अखिलेश यादव को फोन करके बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो बेशक सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, लेकिन जन्मदिन का मौका है तो ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर होती है। तो एक दूसरे की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। और ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम की, आप देख भी रहे हैं। उनके कार्यकर्ता किस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वो आप देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा का यूथ ब्रिगेड जो है वो यज्ञ कर रहा है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में सियासी जंग की नई धार देखने मिलनी शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही वाराणसी में खेला होबे से खेला होई के पोस्टर वायरल हुए हैं और आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। इस अश्वमेघ यज्ञ की जो तस्वीरें हैं वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर आदि शक्ति मंदिर में यह अश्वमेघ किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आज से इन्होंने संकल्प लिया है कि जो इनकी युवा विंग है वो गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र जाकर लोगों से मिलेगी, उनकी समस्याएं जानेगी और उनको राहत पहुंचाएगी। इसके लिए बाकायदा सैकड़ों की संख्या में राहत सामग्री भी तैयार की गई है और ये राहत सामग्री के लिए प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग संख्याओं में कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है, जो आज से लगातार उन इलाकों में जा करके जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राहत सामग्री दी जाएगी। तो सीधा सीधा तस्वीर यही है कि मिशन जो 2022 है उसकी तस्वीरें अब बनारस से आने लगी हैं और बनारस पूर्वांचल का सियासी केंद्र कहा जाता है और यही कारण है कि मिशन 2022 के काफ़ी महीने पहले ही ये घमासान, सियासी घमासान नजर आना शुरू हो चुका है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। शाहजहांपुर की खबर का रुख करेंगे। दबंगों ने फायरिंग की है। यहां पर जमीन के विवाद में ये फायरिंग हुई है। छत पर चढ़कर फायरिंग करते हुए नजर आए, पथराव किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। निगोही के निवाड़ी गांव का ये मामला है।
तो जमीन का विवाद, ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए आप जरा, छत पे चढ़े हुए हैं और कैसे पत्थर बरसा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छत पर चढ़कर न सिर्फ इन्होंने पथराव किया बल्कि फायरिंग, देखिए किस तरह से एक बड़ा वजनदार पत्थर उठाते हैं और नीचे फेंकते हैं। हाथ में आपको बड़ी बंदूक भी नजर आएगी इस युवक के, देखिए जरा। और ये 3-4 जो हैं लड़के, जमीनी विवाद है और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। निगोही के निवाड़ी गांव का ये मामला है जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आम का एक पेड़ है लेकिन उस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। सुनकर आप हैरान हो सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल सच है। सहारनपुर में आम का एक ऐसा पेड़ है जिस पर आपको दशहरी, चौसा, सफेदा, आम्रपाली जैसे सभी आमों के स्वाद मिल जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि एक आम के पेड़ पर 121 किस्म के आम लग सकते हैं तो यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात 100% सच है और उसके लिए आपको मलिहाबाद जाने की भी जरूरत नहीं। ये अनोखा पेड़ सहारनपुर में है जिस पर 121 किस्म के आम लगते हैं। सहारनपुर के कंपनी बाग में आम के एक पेड़ पर 121 किस्म के फल की पैदावार हो रही है। करीब 5 साल पहले कंपनी बाग में ये अनोखा प्रयोग किया गया था जिसका मकसद आम की नई नई किस्म पर शोध करना था और आज ये प्रयोग बड़ा फलदायक दिखाई दे रहा है। आम उत्पादन के मामले में सहारनपुर का नाम सबसे ऊपर है। जिले की फल पट्टी में आम की बागवानी जमकर की जाती है और इस कारण सहारनपुर में आम की नई नई किस्मों पर शोध भी होते रहे हैं। हमारा बिजू जहाँ वहीं रहेगा, जिस पौधे का हमें आम चाहिए उस पौधे के हम टहनी लेते हैं, उस टहनी को लाके यहाँ बांधते हैं तो वो हमारा आम तैयार हो जाता है। तो उसी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए ये 15 साल का पौधा है। जब ये 5 साल से ऊपर का हो गया उस पर से हम यहाँ के वैज्ञानिकगण हमारे बांधना शुरू किए। तब से लेकर आज 15 साल का हो गया लगभग। तो इस पर 121 प्रजातियों की जो है विभिन्न तरह की कलम जो है बांधी गई है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये पेड़ 15 साल पुराना है और उस पेड़ पर जब ये शोध किया गया था तब इसकी उम्र 10 साल थी। आम के देसी पेड़ की शाखाओं पर अलग अलग किस्म के आमों की ब्रांच यानी कलमें लगाई गई थी, जिसके बाद पेड़ की देखरेख के लिए अलग से नर्सरी इंचार्ज की नियुक्ति भी हुई थी और इसी देखरेख का ये नतीजा है कि अब इस पेड़ की सभी कलमों पर अलग अलग तरह के आम लगे दिखाई देते हैं। इस समय जो है 30-35 प्रजातियों का इसमें फैलाया हुआ है। जो अर्ली प्रजातियाँ थी वो टूट गई है और इस समय मीडियम लेट प्रजातियाँ चल रही हैं, वहीं इस पर है। बात अगर इस पेड़ पर उगने वाले आम की किस्मों की करें तो इस पेड़ पर आपको दशहरी, लंगड़ा, चौसा, रामकेला, आम्रपाली, सहारनपुर अरुण, सहारनपुर सौरभ और लखनऊ के सफेदा जैसे कुल 121 आमों का स्वाद लेने का मौका मिल जाएगा। सहारनपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवेश त्यागी की रिपोर्ट। और बढ़ाइएगा जोश, जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी-शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें। जुड़े न्यूज़ 18 के साथ, रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया की टी-शर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर मथुरा से है जहां मारपीट हुई है। गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर ये मारपीट हुई और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। गोवर्धन थाना के भीमनगर इलाके का ये पूरा मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। देखिए वीडियो भी सामने आया है और किस तरह से लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। परिक्रमा मार्ग का हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत कर दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में इस बार 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हर किसी की है। सानिध्य में हम सब रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की उतनी बड़ी क्षमता हमारे पास रहती है। जब भी हमने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए
प्रकृति के विपरीत आचरण किया और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया तो उसके दुष्परिणाम भी पूरी जीव सृष्टि को भुगतना पड़ा। और चूंकि मनुष्य इस जीव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, इसलिए सर्वाधिक वह इसकी चपेट में भी आया है। कोरोना महामारी पूरी दुनिया को वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित किया है। आज डॉक्टर्स डे भी है। कोरोना महामारी के दौरान हमारे चिकित्सकों ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानवता की सेवा की है। और अब सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है। क्या कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी? क्या हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है? जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासबुक बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं। और उस पे एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है। ये अभी नया ऐड हुआ है। और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है और हम अपना जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हैं, दीक्षा से वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई।
उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने। जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है। और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा। ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक के पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके। जहां उपज के ज़्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके। किसान हो या व्यापारी, इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ई संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है सर। इसके लाभार्थी श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ श्रीमती कांति देवी जी और उनके डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे। श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ ईस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है। और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो गए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने किस योजना का सबसे ज्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर ई संजीवनी। अच्छा, शुभम जी ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी। आप इतने दूर छोटे से गांव में रहते हैं जी, तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे?
सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके जी। लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं। और आप दादी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो अभी लखनऊ में है और लखनऊ में हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में आप सभी डॉक्टर्स ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। भूपेंद्र जी बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव हैं उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं क्योंकि एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर हमें भी बहुत इस बात की खुशी है। 1.5-2 साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहां से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और ये इस संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर, जो दूसरे प्रदेश में भी रहते हैं। जैसे शुभम जी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर इस संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद उतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन इस संजीवनी शायद मुझे लगता है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले के भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। इस संजीवनी में सर 2-3 बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इस संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड्स अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है। तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड कर देता है। तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही, मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं। तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयां होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही है, दवा बंद हो गई, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था तो टेलीमेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सके। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है। मैं शुभम जी को, वो अपनी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख करके। और भूपेंद्र जी, आप भी इतने मन से दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने दूर से कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो ई संजीवनी है ये अपने आप में एक वरदान साबित हुई है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी
सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी नमस्ते। राम सर। हर हर महादेव। महादेव सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस में पावरपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने साइंस इंस्टीट्यूट से ली गई है, जो कि बसनी में है।